ओके बच्चों, सो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिवर फंक्शन टेस्ट को। और इन लिवर फंक्शन टेस्ट को समझने से पहले, पढ़ने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिवर की एक नॉर्मल फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है और इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से लीवर में किसी किस्म का जो डैमेज या डिजीज्ड कंडीशन है उसको हम इन टेस्ट की मदद से कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि लिवर के एक्चुअली बेसिक फंक्शंस क्या क्या हैं। सो ये आप लोगों को इनलिस्ट करने हैं कि लिवर जो है वो एक ऐसा आप कह लें कि ऐसा ऑर्गन है जो कि डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। यानी जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो ये मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में इन्वॉल्व है। मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन, किस तरह से ये मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन के प्रोसेस को असिस्ट करता है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिज्म को देखें तो हेपेटोसाइट्स या लिवर के अंदर हमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं वो कन्फाइंड नज़र आते हैं। यहाँ पे हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस भी देखते हैं कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू टीसीए साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फाइनली जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी हमने ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस भी लिवर के अंदर ऑब्जर्व किए। इसके साथ साथ इस लिवर के अंदर हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो ये लिवर इस ग्लूकोज को, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को एक पॉलीमर ग्लाइकोजन की फॉर्म में सेव कर लेता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। इसी तरह से जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन ब्रेक होके वापस ग्लूकोज भी बना सकता है, यानी ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, जिस केस में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इनटू द ग्लूकोज। अब इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हम लिवर के अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म और इवन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के पाथवेज को भी ऑब्जर्व करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, इसमें जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो लिवर के अंदर हो रहे होते हैं। और इसके अलावा ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, बिकॉज वी ऑल नो कि डाइजेशन के लिए जो कुछ नेसेसरी सिक्रीशंस हैं लाइक बाइल, उसकी प्रोडक्शन भी लिवर में होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिवर का एक जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड फंक्शन जो हम लिवर का देखते हैं, दिस इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन? कि लिवर के अंदर कुछ पाथवेज, कुछ साइकिल्स ऐसे भी होते हैं जिसके थ्रू ये कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स को लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किसी किस्म की कोई ड्रग जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हो, ये ड्रग एक स्पेसिफिक सेल के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, और फंक्शन करवाने के बाद अब इसने बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होना है, लेकिन एक्सक्रीट होने से पहले लिवर सेल्स क्या करते हैं, इस ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी इसको टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद किडनी से बाहर ये क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। इसमें आप एक एग्जांपल जो है वो बॉडी का जो अपने टॉक्सिक कंपाउंड्स जो मेटाबॉलिज्म के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं उसको भी देख सकते हो, लाइक अमोनिया, जो कि मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है। और लिवर के अंदर एक ऐसा फुल फ्लेज साइकिल है जिसके थ्रू ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, अपनी लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में,
और उसके बाद ये किडनी से बाहर क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। सो हम कह सकते हैं कि लिवर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का भी जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी ये डिफरेंट कंपाउंड्स को उनकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कराता है। और इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने की, ताकि आपके जो किडनी के सेल्स हैं वो जब इन कंपाउंड्स को बाहर एक्सक्रीट करें यूरिन के थ्रू, फिल्टर करें, तो उस टाइम पे ये सेल्स डैमेज ना हो। यानी एक तरह से ये लिवर जो है वो किडनी की लाइफ को इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, कि इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप कह सकते हो कि लिवर में जो है मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन का फंक्शन है। इसके अलावा आप यहाँ पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन का फंक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड द थर्ड फंक्शन इज एंडोक्राइन एक्टिविटीज। एंडोक्राइन मीन्स कि ये कुछ जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है प्लाज्मा में। आप लोगों को ये पता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं नॉर्मली वो 3 टाइप्स के होते हैं ना, ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ऐसे आपके जो है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं जो कि किसी एक सेल में प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू वो बाकी सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑटोक्राइन्स में ये स्ट्रेटजी होती है कि जो सेल प्रोड्यूस करता है, सपोज दिस इज द सेल और ये प्रोड्यूस करता है किसी हार्मोन को, और इस सेल के ऊपर ही इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो जैसे ये हार्मोन को बाहर सिक्रीट करेगा, दिस हार्मोन विल बाइंड विद द रिसेप्टर ऑफ सेम सेल और उस तक इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर देगा। और पैराक्राइन में क्या होता है कि एक सेल जब हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो वो ब्लड की बजाय जो एक्स्ट्रा सेलुलर आपका मैट्रिक्स है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहाँ पे सिक्रीट हो जाता है और सिर्फ जो क्लोज सेल्स होते हैं, जो एक टिश्यू के सेल्स होते हैं, नियर बाय सेल्स होते हैं, वहाँ तक इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। यानी जो डिस्टेंट सेल्स हैं, जो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से, वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जा सकती। सो डिस्टेंट सेल्स तक अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो किसके थ्रू जाएगी, ब्लड वेसल के थ्रू। और ऐसे हार्मोन्स जो ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन। सो आप कह सकते हो कि जो लिवर है वो कुछ एंडोक्राइन फंक्शन भी हैं उसके, यानी वो कुछ हार्मोन्स को, कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है और कहाँ पे रिलीज कर देता है, ब्लड में रिलीज कर देता है और ब्लड से वो बाकी बॉडी के सेल्स तक जाते हैं। अब लिवर ऐसे कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, इसमें कुछ एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोट किए हुए हैं। जैसे एक आपके पास है एरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन है जो कि फीटस में लिवर सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। अडल्ट्स में नॉर्मली ये किडनी के सेल्स इसे प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जब फीटस कंडीशन होती है तो उस केस में ये हार्मोन कौन से सेल्स में प्रोड्यूस होगा, लिवर के सेल्स में। सो ये एक एग्जांपल है आपके पास एक एंडोक्राइन हार्मोन की, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। इस एंडोक्राइन हार्मोन के अलावा वी हैव सम ग्रोथ फैक्टर्स जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। किसी एक सेल की डुप्लीकेशन में, लाइक एक सेल से दूसरे सेल की फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो है वो आपके जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डुप्लीकेट हो सकता है और इवन जो सेल है उसकी पूरी असेंबली डुप्लीकेट हो सकती है। सो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, इनकी प्रोडक्शन भी कौन से सेल्स में होती है, लिवर सेल्स के अंदर होती है। सो वी कैन से कि लिवर जो है वो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ ग्रोथ के प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। यानी ये कुछ एंडोक्राइन मॉलिक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करता है। और उन एंडोक्राइन मॉलिक्यूल्स में हमने एक तरफ एरिथ्रोपोइटिन को डिस्कस किया और दूसरी तरफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये पॉइंट तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डाइजेशन के लिए जो कुछ नेसेसरी सिक्रीशंस होती हैं लाइक बाइल, उसकी प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। इसको आप इस पॉइंट के साथ मर्ज भी कर सकते हो। एंड अगेन लास्ट पॉइंट जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो है वो को रिलेट कर रहा है कि लिवर सेल्स जो है वो मेटाबोलाइज भी करते हैं, डिटॉक्सीफाई भी करते हैं, एंड सम टाइम जो आपके टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं उनको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ जनरल फंक्शंस हैं लिवर के जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कि लिवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
ओके, फंक्शन तो हमें पता चल गया कि लिवर जो है वो ये टास्क परफॉर्म करता है नॉर्मली, ये फंक्शंस हैं उसके, और अगर उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज होगी, तो ऑब्वियसली ये फंक्शंस जो हैं ये क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। नाउ हमें आइडिया भी होना चाहिए कि लिवर का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस किस्म के सेल्स होते हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली लिवर के अंदर अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो दो तरह के सेल्स हैं जो कि अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो मेन सेल्स हैं आपके पास वो होंगे हेपेटोसाइट्स। ये वो सेल्स हैं जहाँ पे लिवर जो है वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। यानी लिवर के ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि ये प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, तो आप यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखोगे कि लिवर में जो हेपेटोसाइट्स हैं उन हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर एक्चुअली ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, और इसके साथ साथ आपके पास जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं, बाइल की इवन प्रोडक्शन है, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये लिवर के हेपेटोसाइट्स के अंदर हो रहे होते हैं। एंड दीज हेपेटोसाइट्स आर दी मेन सेल्स जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही सेल्स होते हैं। 80% सेल्स जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं दीज आर हेपेटोसाइट्स, जो कि फंक्शनल हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि फंक्शन से ज़्यादा लिवर के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, उसमें मटेरियल की ट्रांसपोर्ट्स में हेल्प करते हैं। एंड दीज सेल्स आर दी कफर सेल्स। ठीक है, ये जस्ट लाइक एंडोथीलियल सेल्स, बल्कि ये एंडोथीलियल सेल्स की ही एक टाइप है, लेकिन ऐसे एंडोथीलियल सेल्स जो कि लिवर में प्रेजेंट है। एंडोथीलियल सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि सिर्फ वन सेल थिक होते हैं। जैसे आप अगर ब्लड वेसल में देखो, ये आपके पास सपोज एक ब्लड वेसल है, तो इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पे आपको एंडोथीलियल सेल्स नजर आते हैं, जिनकी बहुत नैरो सी जो है ये लाइनिंग होती है, बिकॉज इनकी थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, सिर्फ एक सेल जो है उसके जितना इनकी थिकनेस होती है। सो ये जो लाइनिंग होती है, अब यहाँ से मटेरियल्स डिफ्यूज कर सकते हैं, मटेरियल एंटर भी हो सकते हैं और मटेरियल ब्लड वेसल से बाहर भी जा सकते हैं। इसी तरह के कुछ एंडोथीलियल सेल्स जो हैं वो आपके लिवर के स्ट्रक्चर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर दी कफर सेल्स। और ये जो हेपेटिक टिश्यूज हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिल करते हैं। These cells are present in the lining of hepatic sinusoids। ठीक है, सो ये जो आपके पास ये वाली एम्प्टी स्पेस है, साइनोसाइडल स्पेस, इसको लाइन करने वाले सेल्स कौन से सेल्स होंगे? कफर सेल्स। ओके, इन कफर सेल्स के अलावा आपके पास जो है वो लिवर के अंदर कुछ वेस्कुलर सिस्टम्स और टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका पर्पस जो है वो या तो ट्रांसपोर्ट में होता है, वेस्कुलर, या फिर सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, जो या तो लिवर के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे अभी ये साइनोसाइड्स में हमने देखा ना कि ये भी वो वेसल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कर रही होती हैं, रेगुलेट कर रही होती हैं। और स्पोर्टिंग टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होंगे जिनका ना तो ट्रांसपोर्ट में कोई फंक्शन है, ना ही जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके साथ कोई लिंक है। ये सिर्फ लिवर की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपकी स्किन के जो सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, ये वो सेल्स होंगे। ठीक है, ये आपके पास जो है वो टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, और एक मैंने आप लोगों के पास जो है वो सपोर्टिंग टिश्यूज या वेस्कुलर सिस्टम, इसको हाईलाइट किया। और लास्ट पे आपके पास कुछ ऐसी कैनाल्स होती हैं जो कि बाइल को रिलीज करती हैं। हेपेटोसाइट से ये स्टार्ट होती हैं, और ये बाइल को रिलीज करती हैं। हर एक हेपेटोसाइट से एक अलग जो है वो बाइल कैनाल रिलीज जो है वो ओरिजिनेट होगी, जो कि अल्टीमेटली अपनी सिक्रीशन को एक कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या करेगी? रिलीज करती जाएगी। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दूं तो शायद आप लोगों को
इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास पोस्ट लीवर के सेल्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं हेपेटोसाइट्स। ठीक है, ये मेन सेल्स हैं जहाँ पे लिवर के जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे हो रहे होते हैं, बिकॉज इन सेल्स के अंदर वो सारी मशीनरी प्रेजेंट होती है जो कि फ्यूल को मेटाबोलाइज भी कर सकती है, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकती है, और वहाँ पे जो बाकी बाइल्स वगैरह की प्रोडक्शन है उसकी भी मशीनरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ये आपके मेन फंक्शनल सेल्स हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं कि दीज आर हेपेटोसाइट सेल्स। ओके, अब इन हेपेटोसाइट्स में यहाँ पे न्यूक्लियस को प्रोमिनेट कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों की डायग्राम में हुआ हुआ। ये आपके पास हेपेटोसाइट्स हैं, मेन सेल्स, जो कि 80% प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर। अब इन हेपेटोसाइट्स के बाहर ये आपको एक स्पेस नजर आ रही है, ये एक्चुअली एक वेसल है जिसकी लाइनिंग होगी, एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। ये आपके पास ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये एक वेसल को लाइन करते हैं यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइड। और ये वो सेल्स हैं जो कि वन सेल थिक्ड हैं और यहाँ पे इस वेसल को ये लाइन कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कफर सेल्स। ठीक है, अगर इस तरफ मैं इसको कलर चेंज करके हाईलाइट कर दूँ, ये इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम हेपेटोसाइट्स। ओके, अब इन कफर सेल्स और हेपेटोसाइट्स के जो फंक्शंस हैं वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिए हैं। ये आप लोगों के पास जो है वो एक ऐसा पोर्शन है, ये जो छोटी सी आपको एक वेसल नज़र आ रही है, इसको हम समटाइम कहते हैं कि दिस इज बाइल कैनाल, जहाँ से एक हेपेटोसाइट अपनी बाइल की जो प्रोडक्शन इसने की है, जो कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगी, उसको रिलीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब हेपेटोसाइट्स में से गुजरती हुई एक डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, जिसमें आके ये सारे के सारे हेपेटोसाइट्स अपनी बाइल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते जाते हैं। ठीक है, सो ये जो स्मॉल कैनाल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, दीज आर दी बाइल कैनाल्स, और ये जो एक लार्ज सी डक्ट आपको नज़र आ रही है, दिस इज बाइल डक्ट, जहाँ पे अल्टीमेटली आपकी सारी की सारी बाइल जो है वो क्या होगी, इकट्ठी होती जाएगी। एक जनरल सी डायग्राम मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए सिर्फ आप लोगों को दिखाई है कि ये जो आप लोगों को ग्रीन सी यहाँ पे एक जो है ना वो वेसल नज़र आ रही है, ये एक्चुअली यहाँ से बाइल को कलेक्ट करती जा रही है और उसको अल्टीमेटली जो है वो एक डक्ट के अंदर लोड कर रही है। सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि हर एक हेपेटोसाइट अपनी बाइल की जो सिक्रीशन है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एक कॉमन डक्ट के अंदर जो है वो फाइनली क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि एक जगह पे एक डक्ट के अंदर ये सारी सिक्रीशन कलेक्ट हो जाए और वहाँ से आगे जो है वो गाल ब्लेडर, और गाल ब्लेडर के बाद जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो रिलीज हो। ओके, अब लिवर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने कुछ हद तक देख लिया है, और नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर लिवर फंक्शन टेस्ट। ये लिवर फंक्शन टेस्ट क्या हैं और ये हमें लिवर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी लिवर फंक्शन टेस्ट। एक चीज़ बच्चों आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पे इन टेस्ट के अंदर हम एक्चुअली प्लाज्मा सैंपल को यूज़ करते हैं। ठीक है, आप प्लाज्मा के अंदर कुछ कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो और उनकी कंसंट्रेशन को देखते हुए आप किस चीज़ की जो है वो इंटीग्रिटी के बारे में हाइपोथेसिस देते हो, लिवर के बारे में। ठीक है, यानी प्लाज्मा को एनालाइज करोगे और उसको देखते हुए आप बताओगे कि लिवर जो है वो इंटैक्ट है या उसमें किसी किस्म का कोई डैमेज है।
सो आप जनरली ये कह सकते हो कि लिवर फंक्शन टेस्ट आपके पास एक्चुअली ब्लड टेस्ट्स हैं. दीज आर दी ब्लड टेस्ट्स जो कि हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स या स्पेसिफिक एनालाइट्स. यानी हम ब्लड के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंजाइम्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को ढूंढ रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं कि अगर ये प्रेजेंट है तो कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है. ठीक है. सो ये ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जिससे आप कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को मेजर करते हो ब्लड के अंदर, और इनकी मेजरमेंट के थ्रू आपको क्लू मिलता है किस चीज़ के अबाउट, लिवर के अंदर किसी डिजीज़ की एग्जिस्टेंस है या नहीं. पहली ये चीज़, यानी आपने प्लाज्मा सैंपल लिया, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया, और कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पहली इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या लिवर के अंदर डिजीज़ की एग्जिस्टेंस है या नहीं, यस और नो. अगर सपोज बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ALT AST की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और आपको अपेरेंटली लग रहा है कि यस लिवर के अंदर डिजीज़ है, तो आपको यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि उस डिजीज़ का एक्सटेंट क्या है. लाइक इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, या फिर अभी माइनर सा इंक्रीज आपने ऑब्जर्व किया. ठीक है. इसी तरह से कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई है, या फिर माइनर सा ड्रॉप आप देख रहे हो. सो क्वालिटेटिवली आप उसका एक्सटेंट भी जो है वो मेजर कर सकते हो. एग्जैक्ट बेशक नहीं है, लेकिन एक आइडिया हो जाता है एग्जिस्टेंस और उसके साथ साथ एक्सटेंट. और थर्ड, हम लोग टाइप ऑफ लिवर डिजीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये अभी हम लोग जो है वो आगे जाके मैं बताती हूँ कि किस एनालाइट के थ्रू हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी टाइप की डिजीज है. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट्स जो कि एक खास किस्म की लिवर डिजीज में ही प्लाज्मा में रिलीज होते हैं. सो प्लाज्मा के अंदर इन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने की वजह से हमें ना सिर्फ डिजीज की एग्जिस्टेंस का पता चल रहा है, उसके एक्सटेंट का पता चल रहा है, बल्कि हमें टाइप ऑफ लिवर डिजीज का भी आइडिया हो रहा है. सो लेट्स सी कि लिवर के अंदर प्लाज्मा के अंदर ऐसे कौन से एनालाइट्स हैं जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हम मेजर करते हैं. यानी कौन कौन से एनालाइट्स हैं जो हमने लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए प्लाज्मा सैंपल में मेजर करने हैं. सो रूटीनली ये कुछ एनालाइट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर की जो फंक्शनिंग है या लिवर की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए इन कुछ टेस्ट को यूज़ किया जाता है, जिनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं. इसमें से पहला टेस्ट है आपके पास सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन. ठीक है. या फिर प्रोथ्रम्बिन टाइम या PT टेस्ट. PT स्टैंड्स फॉर प्रोथ्रम्बिन टाइम टेस्ट. ओके. अब ये टेस्ट किस केस में परफॉर्म किए जाते हैं, या इन टेस्ट के थ्रू आपको लिवर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी आप जो है वो असेस कर सकते हो बाय यूजिंग दीज टू टेस्ट. इसके थ्रू आप एक्चुअली लिवर की जो सिंथेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको असेस कर सकते हो कि क्या लिवर के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है वो नॉर्मल है, अप रेगुलेटेड है या डाउन रेगुलेटेड है. यानी प्रोटीन प्रोडक्शन लिवर के अंदर नॉर्मल है या नहीं. अगर आपने ये देखना है तो उसके लिए आपको सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन और प्रोथ्रम्बिन टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा. और इस केस में अगर आपके पास सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन बहुत हाई आती है और प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आपके पास जो है वो इन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन, इस केस में प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये मैं भी बताती हूँ किस केस में इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा. सो अगर सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और प्रोथ्रम्बिन टाइम डिक्रीज कर जाता है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि लिवर जो है वो
सुपर एक्टिव है, वो प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो आप पहला जो एनालाइट है उसके थ्रू लिवर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब प्रोथ्रम्बिन टाइम को थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ये क्या चीज़ है और इससे हमें कैसे पता चलता है कि प्रोटीन प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। एल्ब्यूमिन का तो पता चल गया है कि वो डायरेक्ट हमने कंसंट्रेशन मेजर करनी है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुई होगी तो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन भी कम होगी। ठीक है, बट प्रोथ्रम्बिन टाइम के अंदर हम एक्चुअली किस चीज़ को एनालाइज करते हैं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, सो ब्लड क्लॉटिंग में कितना टाइम लग रहा है, किसी ब्लड सैंपल में क्लॉट फॉर्मेशन में कितना टाइम लग रहा है, इसको हम एक्सेस करते हैं बाय यूजिंग अ टेस्ट प्रोथ्रम्बिन टाइम। अब आप ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आपकी प्लाज्मा सैंपल के अंदर या ब्लड सैंपल के अंदर यू हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रोथ्रम्बिन, तो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं, तो इसका मतलब है कि क्लॉट फॉर्मेशन बहुत रैपिडली होगा। क्लॉट फॉर्मेशन में आपका टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। लो टाइम में आपका जो है वो कम टाइम के अंदर आपका जो क्लॉट है वो बन जाएगा। ठीक है, सो अगर प्रोथ्रम्बिन टाइम एक नॉर्मल जो टाइम है उससे कम है, तो इसका मतलब है कि आपके प्लाज्मा संबल के अंदर प्रोथ्रम्बिन की कंसंट्रेशन बहुत हाई है। और अगर प्रोथ्रम्बिन की कंसंट्रेशन कम है, लाइक लिवर की सिंथेटिक एबिलिटी जो है वो ऐसी है जिसकी वजह से प्रोथ्रम्बिन की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो प्रोसेस नॉर्मल जो टाइम था उससे ज़्यादा टाइम लेगा। सो आपके पास जो एक टाइम है, टाइम की लिमिट वो एक्सीड कर जाएगी। ठीक है, सो इस केस में आपके पास क्लॉट फॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस होगी और प्रोथ्रम्बिन टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रोथ्रम्बिन टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। अगर प्रोथ्रम्बिन टाइम इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोटीन की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है, और अगर प्रोथ्रम्बिन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ओके, सो पहली जो प्रॉपर्टी है लिवर की प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने एक्सेस किया है कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को देखते हुए। समटाइम्स इन प्रोटीन्स के अलावा हम एक और एनालाइट को भी ऑब्जर्व करते हैं, दिस एनालाइट इज सीरम एल्ब्यूमिन, सॉरी बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है और ये हम तब देखते हैं, सेकंड आपने देखना है प्लाज्मा के अंदर, पहली हमने स्ट्रेटेजी देखी कि प्लाज्मा के अंदर आप सीरम एल्ब्यूमिन या प्रोथ्रम्बिन टाइम जो है वो प्लाज्मा का, इन दोनों को देखते हो और इसके थ्रू आप क्या इन्फॉर्मेशन बता सकते हो कि लिवर के अंदर प्रोटीन की जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो नॉर्मल है या नहीं, वो ठीक चल रहा है या नहीं। सेकेंड हम ये कह रहे हैं कि हम सम टाइम सीरम सैंपल को लेते हुए उसके अंदर बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन भी देखते हैं। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम हम टोटल बिलीरुबिन कहते हैं। टोटल इसे क्यों कहा जाता है ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर तक क्लियर हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स आपकी जो बिलीरुबिन है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, समटाइम्स अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सो टोटल बिलीरुबिन का मतलब है कि दोनों टाइप्स ओवरऑल आपने बताना है, चाहे वो कॉन्जुगेटेड है चाहे वो अनकॉन्जुगेटेड है। ठीक है, सो टोटल बिलीरुबिन कंसंट्रेशन से हमें क्या पता चलता है, इसके थ्रू हमें लिवर की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का आइडिया होता है। ठीक है, ये जो बिलीरुबिन है आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस केस में रिलीज होती है जब आपके जो लिवर सेल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाए। लाइक आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपके पास ये जो बिलीरुबिन है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बाइल।
ठीक है, बाइल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर लिवर बाइल की प्रोडक्शन के बाद बाइल प्रोड्यूस करवा ली, इसके बाद इस बाइल को उसने कहाँ पे रिलीज करना है, बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट के बाद ये फाइनली कहाँ पे रिलीज होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। अगर लिवर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, लाइक बाइल डक्ट जो है वो या तो ब्लॉक हो चुकी है, या फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास इनिशियली जो बाइल डक्ट है उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या होगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रिलीज होने की बजाय आपकी जो बिलीरुबिन है वो कहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाएगी, प्लाज्मा के। इसका फुल फ्लैज मैकेनिज्म अभी देखते हैं कि नॉर्मल रूट क्या है और डिजीज में आपके पास कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। सो प्लाज्मा या सीरम सैंपल के अंदर आपकी जो बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन है उसको हम इसलिए यहाँ पे जो है वो असेस करते हैं, उसको देखते हैं, चेक करते हैं, ताकि आप लिवर का जो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसको बता सको कि क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या बाइल डक्ट ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो आगे नेक्स्ट फिर जो है वो जॉन्डिस की तरफ जाती है। सो पहले हमें एक नॉर्मल मैकेनिज्म पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन के अंदर किस प्रॉब्लम को असेस करने के लिए हमने किस एनालाइट की कंसंट्रेशन देखनी है, उसके बाद हम जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एलएफटीज। सो पहला एनालाइट सीरम एल्ब्यूमिन या प्रोथ्रम्बिन टाइम, जिसके थ्रू हम लिवर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को असेस करेंगे। सेकेंड आपके पास जो एनालाइट है वो सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन, और बिलीरुबिन के थ्रू आप यहाँ पे हेपेटिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को देखते हो, क्या वो ठीक है या नहीं। और फिर आपके पास आता है जो हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी टाइम जो है वो डिस्कस किया है कि आपके पास सीरम के अंदर कुछ इंजाइम्स भी होते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, और इन एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम लिवर की जो कंडीशन है उसके बारे में एक हाइपोथेसिस देते हैं। ओके, थर्ड आपके पास जो एनालाइट्स हैं उसमें आते हैं सीरम एंजाइम्स। ठीक है, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रम्बिन टाइम, और उसके बाद हम लोगों ने सीरम बिलीरुबिन कंसंट्रेशन देखी है, और अब लास्ट पे हम लोग देखने जा रहे हैं सीरम एंजाइम्स। थर्ड आपके पास एनालाइट्स में आ जाते हैं सीरम एंजाइम। पहले तो आपने लिस्ट डाउन करने हैं कि लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से सीरम एंजाइम्स को हम टारगेट करते हैं। ठीक है, 4 एंजाइम्स हैं जो कि किसी भी लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर नॉर्मली हम जो है वो एनालाइज करते हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, AST, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, GGT, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, और ALP, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये जो आपके पास हैं अल्कलाइन पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, सॉरी, ये जो 4 एंजाइम्स हैं इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशंस जो हैं वो मेजर की जाती हैं, और इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशंस को मेजर करने के बाद हमें किन कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली, हेपेटोसेलुलर डैमेज। क्या आप लोगों को याद है कि आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये एंजाइम्स आपके प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स की कैटेगरी में आते हैं, और प्लाज्मा नॉन फंक्शनल एंजाइम्स प्लाज्मा के अंदर 2 कंडीशंस के अंदर रिलीज होते हैं। एक कंडीशन आपने वो पढ़ी थी जिसमें आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो गए, और आपके एंजाइम्स जो नॉर्मली इस सेल के अंदर प्रेजेंट थे वो रिलीज होके कहाँ पे आ गए, प्लाज्मा के अंदर आ गए। और दूसरी ऑप्शन है आपके पास एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, ट्यूमर। ठीक है, सो यहाँ से आपको इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को देखते हुए एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी हेपेटोसेलुलर डैमेज, क्या वहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं है। ट्यूमर को आप साथ में पहले वाला जो एनालाइट था उसके साथ भी रिलेट कर सकते हो, जैसे एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन भी देख सकते हो, प्रोथ्रम्बिन टाइम भी देख सकते हो, बिकॉज अगर कोई ट्यूमर हुआ तो इन एंजाइम्स के साथ साथ उन प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन भी हाई होगी। ठीक है, क्योंकि ट्यूमर ने इन सेल्स में जितनी प्रोटीन्स बननी थी उन सब की कंसंट्रेशन हाई होगी,
सो अगर आपके पास इन एंजाइम्स के साथ साथ एल्ब्यूमिन प्रोथ्रम्बिन टाइम भी कम हो रहा है तो उसमें ट्यूमर का चांस भी हो सकता है हेपेटोसेलुलर डैमेज के साथ साथ, ठीक है। सो इस कंडीशन के साथ आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, दिस इज प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस क्या होती है? ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, यही अभी हम लोगों ने ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट का थोड़ा सा पॉइंट जो है वो प्रीवियस बिलीरुबिन कंसंट्रेशन में भी हाईलाइट किया यहाँ पे, कि अगर ये डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है उसकी वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है बिलीरुबिन की वो सीरम में ज़्यादा होगी। सो हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हमेशा ये जो टेस्ट हैं ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं किए जाते बल्कि कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते हैं, और इनको आपस में कंपेयर करके आप फिर हाइपोथेसिस देते हो कि इस केस में लिवर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लाइक अगर सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसेलुलर डैमेज है तो आपको यहाँ पे सीरम एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रम्बिन टाइम को भी देखना है, आपको साथ में सीरम बिलिरुबिन कंसंट्रेशन भी देखनी है और एंजाइम्स एक्टिविटीज भी देखनी है। स्पोस्ट प्रोटीन की सिंथेसिस बिल्कुल नॉर्मल है, एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन और प्रोथ्रम्बिन टाइम दोनों नॉर्मल है, इसी तरह से बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन भी नॉर्मल है। सो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाइपोथेसिस दोगे कि इस केस में हेपेटोसेलुलर डैमेज हो सकता है सर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसेलुलर डैमेज हो सकता है बिकॉज इन एंजाइम्स के अलावा बाकी सारी कंडीशंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इन एंजाइम्स के साथ साथ सपोज बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन भी हाई है और इन एंजाइम्स की कंसंट्रेशन भी हाई है, इस केस में आप कहोगे कि लिवर का जो प्रोटीन प्रोडक्शन का पाथवे है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस क्या हो सकते हैं? कोलेस्टेसिस। ठीक है, आपकी जो बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से एंजाइम भी रिलीज हो रहे हैं और बिलिरुबिन भी रिलीज हो रही है। सो आप इन दोनों को देखते हुए सिंपली अगर आप खाली एंजाइम्स को चेक करते तो आप ये भी कह सकते थे हेपेटोसेलुलर डैमेज, लेकिन आपको पता है कि ये एंजाइम्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटोसेलुलर डैमेज में ही रिलीज नहीं होते बल्कि उसके साथ साथ कोलेस्टेसिस में भी रिलीज होते हैं। जब बाइल डक्ट ब्लॉक होती है तब भी रिलीज होते हैं, और बाइल डक्ट के ब्लॉक होने के साथ बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन भी प्लाज्मा में ज़्यादा होती है। सो इन दोनों का प्लाज्मा में को एग्जिस्ट करना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कोलेस्टोसिस या फिर जो बाइल डक्ट है उसकी ब्लॉकेज की तरफ ज़्यादा कर देगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस को देखना है तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये एंजाइम्स भी प्रोटीन है। ठीक है, और आपके पास एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रम्बिन भी प्रोटीन्स हैं। सो लिवर में बनने वाली सारी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, सिर्फ इन एंजाइम्स की या एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी बल्कि ओवरऑल जितनी भी प्रोटीन्स लिवर के अंदर बन रही हैं उन सब की प्रोडक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब ये लिवर टेस्ट हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है? लाइक इन टेस्ट को हम क्यों रूटीनली प्रैक्टिस करते हैं? लिवर का जो एक फंक्शन है उसको देखने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। इनिशियली ये टेस्ट हमें किसी डिजीज़ के बारे में एक क्वालिटेटिव सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी इन टेस्ट की मदद से हम ना सिर्फ किसी डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि डिटेक्शन के बाद हम उस डिजीज़ की स्पेसिफिक जो रीज़न है उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। लाइक इनिशियली आपने लिवर फंक्शन टेस्ट परफॉर्म किया और आपको पता चला कि उसके अंदर कोई जो है वो इंजाइम्स ALT, AST, GGT या ALP की कंसंट्रेशन हाई है। अब ये कंसंट्रेशन किस वजह से आई है? आपने एक हाइपोथेसिस दे दिया कि इसकी रीज़न जो है वो हेपेटोसेलुलर डैमेज है, लेकिन जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करोगे आप इस क्वालिटेटिव डाटा पे रिलाई नहीं कर सकते।
सो लिवर फंक्शन टेस्ट से मिलने वाली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के बाद हम कुछ स्पेसिफिक सेलेक्टिव स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं, जिनके थ्रू हम डिजीज की स्पेसिफिक रीजन या फिर डिजीज की जो एग्जिस्टेंस है उसको क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं आपके पास? सीटी स्कैनिंग, ठीक है, एंडोस्कोपी आ सकती है, बायोप्सी आ सकती है, और आप जो है वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी चेक कर सकते हो कि क्या वाकई जो है वो आपके लिवर के टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हैं या फिर उनकी जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो ठीक है। सो लिवर फंक्शन टेस्ट आपको ना सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, बल्कि ये एक जो है वो आप कह लो कि एक ट्रैक भी डिफाइन करते हैं, जिसके थ्रू आपने अपने इस डिजीज को क्या करना है, चेक करना है। और फाइनली सपोज आपने एग्जैक्ट रीजन आइडेंटिफाई कर ली किसी भी डिजीज की, और आपने एंडोस्कोपी के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये कंफर्म कर लिया कि आपके इस पर्सन के अंदर हेपेटोसेलुलर डैमेज है, ठीक है, ये आपने कंफर्म कर लिया। अब आप उसको ट्रीट किया, उसके लिए कुछ मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब हुई। मेडिसिन का इफेक्ट भी तो हमने चेक करना है ना, कि क्या मेडिसिन के इनटेक के बाद जो लिवर के अंदर डैमेज था, हेपेटोसेलुलर डैमेज था, वो कम हो रहा है या नहीं, ठीक है। सो इन टेस्ट के थ्रू आप किसी जो डिजीज है उसका फॉलो अप भी देखते हो कि आपने इनिशियली इसको डायग्नोज किया, डिटेक्ट किया और कंफर्म किया, और कंफर्म करने के बाद आप उसको एंड तक जो है वो उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो कि क्या आपका वो जो ट्रीटमेंट उसके लिए प्रपोज हुआ था वो वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। सो इन डिफरेंट वेज से आपका जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो फिजिशियंस को हेल्प करते हैं कि वो ना सिर्फ डिजीज़ को पिन पॉइंट करें, उसको आइडेंटिफाई करें, बल्कि एंड तक उसको जो है वो ट्रैक भी करें।